हेलो एवरीवन, मैं हूं रामजी सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लिए थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस लेक्चर में आज हम लोग बचे हुए 2 केमिकल रिएक्शन हैं, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास का एक बार रिकैप बोर्ड पर लिख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इससे रिलेटिव जितनी भी एक्टिविटीज थी उन्हें हम लोगों ने देख लिया था। दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके फर्दर 3 टाइप थे जिन्हें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले जाकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लीजिए। तीसरा जो रिएक्शन है आज हम लोग उसे समझेंगे। रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो रिएक्शन हम लोगों को समझना है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहली हेडिंग लगा लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लेते हैं। आप कॉपी पर हेडिंग लगा लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव, या एक्टिव की जगह हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिव, मोर एक्टिव और reactive element displaces less active or reactive element in its compound। हम लोग डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा मतलब हुआ, हम लोगों के पास मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं। अब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस BC। अब इस एलिमेंट में हम लोग अगर ध्यान से देखें, मान लीजिए जो A एलिमेंट है A मोर रिएक्टिव है, और जो हम लोगों के पास किसी कंपाउंड है उसमें B एलिमेंट है A लेस रिएक्टिव है।
ए लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा, सिंपल, जो ए है वो सी के साथ रिएक्ट कर लेगा और बी को डिस्प्लेस कर देगा। जो हम लोगों के पास प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ए सी प्लस बी। अब यहां पर क्या हुआ, ए था मोर रिएक्टिव और जो ये बी था वो लेस रिएक्टिव था। तो जो रिएक्शन हुआ उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिला, उसमें ए ने सी के साथ रिएक्शन कर लिया और बी को डिस्प्लेस कर दिया। बी हमारा आ गया यहां पर, ए और सी ए आपस में मिल गए और इन दोनों का रिएक्शन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही मतलब था। इसमें अगर हम लोग एक राज की बात बताएं तो हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया है। कैसे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ए जो एलिमेंट है और बी सी कंपाउंड है, इसमें ए मोर रिएक्टिव है, बी लेस रिएक्टिव है। तो ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और ए सी आपस में ए नया कंपाउंड बना लिया। तो यही होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिए, यही होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा, जो हम लोगों के पास एलिमेंट दिया गया होगा उसमें ए मोर रिएक्टिव है, सी बी लेस रिएक्टिव है। तो इसकी एक सीरीज है जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेंगे। सिर्फ हम लोगों को वो सीरीज याद रखनी है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो बहुत इजी होता है। हम उस सीरीज की मदद से किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करवा सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो कॉपी पर इस स्लाइड को लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मिलते हैं जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। आइए अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इतने एलिमेंट हम लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, पहला है पोटेशियम, दूसरा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और अंतिम है गोल्ड। अब हम लोग इसमें अगर ध्यान दें तो हम लोग पाएंगे जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऊपर वाले एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब हुआ वो जहां पर है वहीं पर रहना चाहते हैं, उन्हें कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उन्हें अपनी जगह से कोई हटा नहीं सकता। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम टॉप टू बिलो, टॉप टू बिलो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। डिक्रीजेज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोगों को याद रखना है, लेकिन भैया इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हम आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लाए हैं जिसकी मदद से इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं होंगे। मान लीजिए कैटरीना जी किसी मूवी में एज एक्ट्रेस वर्क कर रही हैं, तो वो जो प्रोड्यूसर होगा उससे उसके बदले रुपए लेती हैं। मान लीजिए उन्होंने इस बार रुपए लेने से मना कर दिया और उन्होंने प्रोड्यूसर साहब से मांगा, क्या मांगा, हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे। लिख लीजिए कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी
फिर भी हाई क्यों मिली, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस बार क्या हुआ, कटरीना जी ने अपने प्रोड्यूसर साहब से रुपए ना लेकर उन्होंने अल्टोजेन फरारी मांगी, फिर भी उन्हें सिर्फ सिल्वर ऑडी मिली। तो इसे एक बार हम लोग पढ़ते हैं। कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब इस चीट कोड की मदद से हम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है, पहला एलिमेंट हम लोगों का है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। कटरीना और पोटेशियम दोनों में पहला लेटर है के, हम लोग आपस में लिंक करेंगे। सोडियम और जो हम लोगों ने लिखा ने, इनमें जो पहला लेटर है वो एन है। ऐसे ही कैल्शियम में कार में पहला लेटर सी है। मैग्नीशियम को हम लोग मागी में ए से लिंक करेंगे, एल्यूमिनियम अल्टो में ए से लिंक करेंगे, और जिंक जेन दोनों में पहला लेटर जेड है, जिसे हम लोग आपस में लिंक करेंगे। और आयरन जिसका सिंबल एफ ही होता है, फरारी में भी पहले दो लेटर एफ ही है, आयरन में भी पहले दो लेटर एफ ही है। आपस में हम लोग इन दोनों लेटर्स को लिंक करेंगे, जिससे हम लोग इसे याद कर लेंगे। फिर है पीबी, इसमें फिर भी में है पहला लेटर पी, इन्हें हम आपस में लिंक करेंगे। ठीक ऐसे ही नीचे हाइड्रोजन को हाई से लिंक करेंगे, कॉपर को क्यों, इसे हम लोग चाहे तो क्यू को सी यू भी लिख सकते हैं, जिसे हम लोग चीट कोड बना रहे हैं तो समझने के लिए इसे सी यू को क्यों पढ़ लेंगे। मरकरी एच जी होता है सिंबल, लेकिन हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ मरकरी में एम और मिली में एम, इस इन दो लेटर को आपस में लिंक करेंगे। सिल्वर, सिल्वर सेम सिल्वर यहाँ पर, ऑडी जो कि गोल्ड, यहाँ एयू जो कि गोल्ड होता है, हम लोग एयू और इसमें एयू, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। हम लोग 10 से 12 बार कॉपी पर इस सीरीज को लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग 10-12 बार एलिमेंट लिखें, फिर उनकी चीट कोड लिखें और उसे कई बार पढ़ें। हम लोगों को बहुत आसानी से सीरीज याद हो जाएगी। अब हम लोगों को सीरीज को याद रखना है, एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। पोटेशियम कटरीना, सोडियम ने, कैल्शियम कार, मैग्नीशियम मागी, एल्यूमिनियम अल्टो, जिंक जेन, आयरन फरारी, लेड फिर भी, हाइड्रोजन हाई, कॉपर क्यों, मरकरी मिली, सिल्वर सिल्वर सेम है, गोल्ड ऑडी। कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस सीरीज को याद कर लीजिए। बिना इस सीरीज को याद किए हम लोग एक भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस सीरीज को कई बार कॉपी पर लिखिए, आपको याद हो जाएगी। हम लोग अगली स्लाइड पर मिलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिव संबंधित एक एक्टिविटी करते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी में बोला गया है एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। मान लीजिए हम लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब बोला गया है इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल्स ले लीजिए। जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने जिंक ग्रेनुअल्स को ले लिया है। अब बोला गया है इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए। बोला गया है ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला याद है? सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फिलहाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, या फिर बोला गया है ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग दोनों एसिड को ऐड करके देख लेंगे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अब हम लोग देख लेते हैं, जो जिंक ग्रेन्यूल्स होता है वो सिंपल जिंक होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं जिंक। और हम लोगों से बोला गया है जिंक में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कीजिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक लिया Zn और उसमें HCl ऐड कर दिया। अब जब हम लोगों ने जिंक में HCl ऐड किया तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, हम लोगों ने अभी जो ट्रिक देखी थी, कैटरीना ने 4 मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर आडी। अब इसमें अगर हम लोग देखें, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन, जेन मतलब जिंक, मान लीजिए जिंक यहां पर है, जिंक फरारी फिर भी हाई, फिर भी हाई मतलब जिंक फिर भी हाई, जिंक यहां पर है फिर भी हाई, हाई मतलब हाइड्रोजन नीचे है, जिंक मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। तो हम लोग देख सकते हैं जो इसमें जिंक दिया गया है वो मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, कंपैरिजन जिंक। डिस्प्लेसमेंट जितने भी रिएक्शन होंगे वो एक दूसरे के कंपैरिजन में ही होते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो नया हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ZnCl, ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हम लोगों का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। जो जिंक क्लोराइड होता है वो ZnCl2 होता है, हाइड्रोजन H2। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ZnCl2 यहाँ पर क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से देखा था। अगर किसी को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना अच्छे से नहीं आता है तो आप जाकर 1 घंटे का लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। हम लोगों ने देख लिया जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है उसे ऐड करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास ये जिंक है, ये हम लोगों के पास जिंक है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। अब अभी हम लोगों ने देखा था जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो सेम यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा H2। ए ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ए लेस रिएक्टिव था और ए जो जिंक था ए मोर रिएक्टिव था। अब आप इस स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेंगे ताकि अगर बोर्ड में पूछा जाए, एक्टिविटी पूछी जाती हैं तो हम लोग अच्छे से लिख सकें। अब हमने दोनों रिएक्शंस को ऊपर साइड लिख दिया, हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। दोनों रिएक्शन के सेम ऑब्जर्वेशंस होते हैं इसलिए हम लोग एक साथ लिख लेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन होता है बबल्स आर फॉर्म्ड, लिख लीजिए बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेनुअल्स। जो जिंक ग्रेनुअल्स होते हैं उनके अराउंड चारों तरफ बबल्स को क्रिएट होते देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस इवॉल्व होती है, गैस रिलीज होती है। तो लिख लीजिए गैस इज इवॉल्व्ड। अब हम लोग
दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जब हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं तो हम लोग पाएंगे जो टेस्ट ट्यूब होता है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो लिख लीजिए, टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब इंक्रीज्ड। जो टेस्ट ट्यूब होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब अगर टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सिंपल सा मतलब हुआ हीट रिलीज होती है। तो लिख लीजिए, हीट इज रिलीज्ड दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर टेस्ट ट्यूब से हीट रिलीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इससे सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, हम लोग पाएंगे जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम लोग पाएंगे जो जिंक ग्रेन्युल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं। तो लिख लीजिए, जिंक ग्रेन्युल्स आर स्लोली डिजॉल्व्ड। वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन की ये 3 सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ये हम लोगों को याद रखना है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, या इस रिएक्शन को लिख दिया जाएगा फिर पूछ लिया जाएगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो हम लोगों को लिखना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो इस एक्टिविटी को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से संबंधित एक और एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी गई है जो हम लोग अगली स्लाइड पर समझेंगे। उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इस स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मिलते हैं जिसमें हम लोग एक और एक्टिविटी को समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी एनसीईआरटी में ही दी गई है। इस एक्टिविटी में बोला गया है एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग ए के स्टैंड बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब है। फिर बोला गया है ये है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। फिर बोला गया है एक नेल लीजिए, नेल आयरन की नेल। ये हम लोगों ने मान लीजिए नेल ले ली है, ये बना दी नेल, और इस नेल को धागे से बांधकर इस टेस्ट ट्यूब में लटका दिया। ये हमने यहाँ पर धागे से बांध दिए, यहाँ पर धागा बांध दिया आकर, ये है थ्रेड, धागा। फिर बोला गया है जो हम लोगों ने नेल को लेकर टेस्ट ट्यूब में नीचे लटका दिया है, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर देंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का आप लोग फार्मूला बता सकते हैं? 9th क्लास में हम लोगों ने सभी फार्मूले याद किए थे। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO
मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे कॉपर सल्फेट को भर दिया इस टेस्ट ट्यूब में। अब क्या होगा, इस आयरन जो नेल हम लोगों ने ली थी और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, इसके बीच रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद हम लोग पाएंगे जो ये आयरन नेल है इसके पास एक ब्राउनिश कलर की कोटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। हम लोगों ने आयरन नेल को लिया, मतलब Fe लिया। फिर हम लोगों ने उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल कर दिया, मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में भर दिया, जिससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। किस प्रकार का रिएक्शन होगा, अभी हम लोग पढ़ के आए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी? अब हम लोग उसी रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से देखते हैं। ट्रिक की मदद से हम लोग देखेंगे। ट्रिक थी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। आयरन है तो फरारी मतलब आयरन। तो देखिए सबसे पहले कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी मतलब आयरन। मान लिया आयरन यहाँ पर है कैविटी स्विंग में। फिर है, फिर भी हाई क्यों मिली? फिर भी हाई क्यों मिली अल्टोजेन फरारी? तो जो क्यों मतलब कॉपर है वो नीचे आ रहा है। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फरारी मतलब आयरन, मान लीजिए यहाँ पर है। फिर भी हाई क्यों मिली? क्यों क्यों यहाँ नीचे है ना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसमें जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो लिख लीजिए FeSO4 जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा और जो कॉपर है वो अलग चला जाएगा। ये हम लोगों की रिएक्शन हो गई। अब हम लोग एक एक करके ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू करेंगे इस रिएक्शन से संबंधित। इस रिएक्शन को जो हम लोग करवाते हैं तो हम लोग पाएंगे आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर की कॉपर कोटिंग हो जाती है। तो हेडिंग लगा लीजिए ऑब्जर्वेशंस। पहली हेडिंग है आयरन नेल डेवलप्स ब्राउनिश कोटिंग ऑफ कॉपर। लिख लीजिए पहली हेडिंग, आयरन नेल डेवलप्स ब्राउनिश कोटिंग ऑफ कॉपर। आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर की कॉपर कोटिंग हो जाती है। अब हम लोग इस रिएक्शन को करवाते समय एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। जो एक कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और जब रिएक्शन होता है तो FeSO4 मिलता है हम लोगों को, जिसका कलर चेंज होकर ग्रीन, लाइट ग्रीन हो जाता है। तो FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, ये हम लोगों को याद रखना है। ऑब्जर्वेशन के रूप में हम लोग अब लिख लेते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन। लिख लीजिए जो कि है ब्लू कलर ऑफ CuSO4, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू लाइट ग्रीन। इसका मतलब हुआ नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा जो कि होगा FeSO4, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन जो हम लोगों को मिला उसमें हम लोगों ने पाया जो
Fe होता है मोर रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो लिख लीजिए आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म्स आयरन सल्फेट FeSO4। तो इस एक्टिविटी की ये ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन थी जो कि हम लोगों ने लिख ली हैं। यहां तक हम लोगों का सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को याद रखनी है, जिसकी हम लोगों ने सिंपल एक ट्रिक भी, चीट कोड भी देख लिया था, जिसकी मदद से रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड पर हम लोग पढ़ लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगली हेडिंग लगा लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोगों को 4 प्रकार के रिएक्शन पढ़ने थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो चौथा हम लोगों का था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में अंतिम रिएक्शन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन in which two compounds exchange, या हम लोग लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंजेज their ions to form two new products या two new compounds। डेफिनेशन बोलती है केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंजेज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जो ये आयंस हैं वो 2 प्रकार के आयंस हो सकते हैं, या फिर कटायंस हो सकते हैं या फिर अनायंस हो सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड दिए जाते हैं, 2 कंपाउंड आपस में एक्सचेंज, जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं न्यू 2 कंपाउंड्स मिलते हैं। यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जो A है A C के साथ रिएक्ट कर लेता है और B D के साथ रिएक्ट कर लेता है। AC A के कंपाउंड बन जाता है, BD A के कंपाउंड बन जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड आपस में एक्सचेंज करके 2 न्यू कंपाउंड बनाते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। हम में से बहुत से लोग IPL जरूर देखते होंगे। जो लोग IPL देखते हैं उन्हें बहुत आसानी से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ जाएगा। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स का ग्रुप है। पहले ग्रुप में 2 फ्रेंड हैं A और B। जो A है वो पर्सन MI का फैन है, और दूसरा जो B है वो मान लीजिए CSK टीम का फैन है। और एक और ग्रुप है वो है C और D, ये 2 फ्रेंड हैं। इसमें भी एक MI का फ्रेंड है जो C वाला है,
और ये वाला सीएसके टीम का फैन है। अब क्या हुआ, आईपीएल जब शुरू होता है तब इन दोस्तों के बीच आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, एबी के बीच भी और सीडी के बीच भी। मान लीजिए एमआई सीएसके का मैच है तो ए बी से कहेगा एमआई जीतेगी, बी ऐसे कहेगी सीएसके जीतेगी, तो इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। अब अगर लड़ाई से बचना है, अभी ये दोनों अनस्टेबल हैं, स्टेबल अगर करना है तो जो ए है एमआई का फैन है और जो सेकंड ग्रुप है उसमें सी है वो एमआई का फैन है, ए सी एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे और दोनों एमआई के फैन हो गए तो इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी। बीडी आपस में दोस्ती कर लेंगे और ये दोनों सीएसके को सपोर्ट करेंगे जिससे लड़ाई नहीं होगी। ठीक सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये दोनों आपस में अनस्टेबल होते हैं, सीडी भी जब आपस में अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल करने के लिए ए सी से रिएक्ट कर लेता है, बी डी से रिएक्ट कर लेता है, दो नए कंपाउंड बन जाते हैं, ए सी और बी डी, दोनों आपस में स्टेबल हो जाते हैं। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड पर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे जो ये लेड है पीबी, ए आई के साथ रिएक्शन कर लेगी और हम लोगों को एक प्रोडक्ट जो इसके थ्रू मिलेगा वो मिलेगा पीबी आई2, और जो ये NO3 ट्वाइस है ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। दूसरा जो हम लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट वो NO3 मिल जाएगा। तो जो ये NO3 है इसने पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर लिया। अब हम लोग इस रिएक्शन में हम लोगों को एक और चीज याद रखनी है, जो सभी कंपाउंड दिए गए हैं इनका कलर हम लोगों को याद रखना है। ये बोर्ड क्लास में भी पूछ लिया जाता है, आपके जो सेमेस्टर हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उनमें भी पूछा जा सकता है। जो है PbNO3 ट्वाइस होता है, एक कलरलेस होता है, हम लोगों को याद रखना है ये होता है कलरलेस। KiAb कलरलेस होता है। और जो PbI2 ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, ये येलो पीपीटी के रूप में हमें मिलता है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। PbI2 इसका कलर पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है क्या इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, तो हाँ बनेगा, हम लोगों को येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। जो KNO3 होता है ये भी कलरलेस होता है, तो ये हम लोगों को बातें याद रखनी है। यहाँ पर KNO3 में आगे 2 लगेगा तब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा। हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखने की सिंपल ट्रिक यही है, जो 10th लेवल तक हम लोगों को याद रखना है या बोर्ड में पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो कंपाउंड है वो AB और CD के रूप में दिया गया होगा, बस हम लोगों को पूछा जाएगा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो हम लोगों को एक D आपस में कंबाइन करके लिख देना है, B और C को आपस में कंबाइन करके लिख देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस इतना ही हम लोगों को करना होता है। अब हम लोग आगे अगली स्लाइड पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संबंधी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम लोग समझेंगे, बोर्ड में वो अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। लिख लीजिए रिएक्शन बिटवीन
सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड। अब आई होप आप लोगों को सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का फार्मूला पता होगा। नहीं पता है तो लिख लीजिए। जो सोडियम सल्फेट होता है वो होता है Na2SO4। ऊपर लिख देते हैं Na2SO4। और जो बैरियम क्लोराइड होता है इसका फार्मूला होता है BaCl2। बैरियम को Ba से लिखा जाता है और क्लोराइड Cl2। अब जो हम लोगों की प्राइमरी एम है इस रिएक्शन करवाने की वो लिख लीजिए एम। एम है हम लोगों की टू सी रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। हम लोगों को सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन देखना है। तो आइए अब हम लोग इन दोनों कंपाउंड के बीच रिएक्शन देख लेते हैं। लिख लीजिए रिएक्शन। सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। अब हम लोग इन दोनों कंपाउंड की स्टेट लिख लेते हैं। सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट में होता है और बैरियम क्लोराइड भी एक्वस स्टेट में होता है। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों के बीच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो बैरियम है इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो अब हम लोग कंपाउंड जो नए कंपाउंड हम लोगों को मिलेंगे उन्हें लिख लेते हैं। बैरियम सल्फेट एक प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। जो ये बैरियम सल्फेट होता है ये सॉलिड होता है, हम लोगों को याद रखना है। और जो NaCl होता है ये एक्वस फॉर्म में होता है। अब एक और चीज हम लोगों को इस रिएक्शन के बारे में याद रखनी है। ये जो सोडियम सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है। तो लिख लीजिए कलरलेस। और जो बैरियम क्लोराइड होता है ये भी कलरलेस होता है। जो बैरियम सल्फेट जो हमें नया प्रोडक्ट मिला ये व्हाइट पीपीटी के रूप में हम लोगों को मिलता है। तो लिख लीजिए बैरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी के रूप में हम लोगों को मिलता है। और जो NaCl होता है एक कलरलेस होता है, कलरलेस। अब हम लोग देखेंगे क्या रिएक्शन बैलेंस है। हम लोग देखते हैं यहां पर सोडियम 2 है, यहां पर 1 है, तो हम लोग 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम 2 यहां पर भी सोडियम 2, सल्फेट 1 है, यहां पर भी सल्फेट 1, बैरियम 1 है, यहां पर भी 1 और क्लोरीन यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस भी हो चुका है। अब हम लोग इस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें 1 बाय 1 लिख लेंगे। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं जब ये रिएक्शन होता है तो बैरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हम लोगों को मिलता है। तो लिख लीजिए
बेरियम सल्फेट हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। एक और बात, जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए ये हमें जो टेस्ट ट्यूब थी उसके बॉटम में मिलता है। तो हम लोगों को लिखना है द पीपीटी, जो प्रेसिपिटेट है उसे हम लोग शॉर्ट में पीपीटी लिख देते हैं। द पीपीटी इज insoluble in water and settles, मतलब बैठ जाता है, settles in bottom। तो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। जो है बेरियम सल्फेट होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके बॉटम में हम लोगों को मिलता है। क्योंकि वाटर इनसोल्यूबल होता है इसलिए ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाकर बैठ जाता है। अब कंक्लूजन क्या है, ये जो रिएक्शन था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो लिख लीजिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बात हम लोगों को याद रखनी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं लिखी थी, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सभी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। ये भी, इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहां तक हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लिए हैं। क्लास 10th तक के लेवल में 4 टाइप के ही केमिकल रिएक्शन हम लोगों को याद रखने थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 और टाइप थे जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में देखे। अगर लेक्चर नंबर 3 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें। बहुत ही डीप में हमने वहां पर उसे समझाया है। इस लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा। अब अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन रेंसिडिटी, इन बचे हुए टर्म को अच्छी तरह से समझेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।